हेलो स्टूडेंट्स। सीयूटी 2024 की तैयारी में इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 उपभोक्ता व्यवहार और मांग। और इस पूरे यूनिट से हम पहला पार्ट लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा उपयोगिता और उपभोक्ता संतुलन के बारे में। उपयोगिता के अलग अलग दो सिद्धांत हैं, जो कि एक प्रोफेसर मार्शल का दिया गया सिद्धांत है और दूसरा एलन एंड हिस का दिया गया सिद्धांत है। दोनों सिद्धांतों के आधार पर उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से होता है इस चीज की भी हम विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद हम यूनिट 2 का ही सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट की भी तैयारी करेंगे। तो उपयोगिता और उपभोक्ता संतुलन से पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। उपभोक्ता सिंपल सा है, उपभोग करने वाला। मतलब यह एक ऐसा आर्थिक एजेंट होता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब जो भी, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे परिवार हो, चाहे संस्थाएं हो, अगर वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी भी वस्तु या सेवा का प्रयोग कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता। आप, हम, हर कोई अगर वस्तु का सेवा का प्रयोग करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अब बात आती है उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। उपभोक्ता व्यवहार का मतलब होता है उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से वो अपनी गतिविधियों को पूर्ण करता है। सिंपल सी बात है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता चुनाव करता है कि अपनी सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को किस प्रकार से व्यय करे कि अधिकतम उपयोगिता की प्राप्त करे। क्योंकि हर किसी के पास अपनी जो आय होती है ना, वो सीमित होती है, लेकिन उसकी जो आवश्यकता होती है वो असीमित होती है। तो आय को असीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें वस्तुओं का चुनाव करना पड़ेगा। यही उपभोक्ता का व्यवहार होता है। अब उपभोक्ता जब व्यवहार करता है वो इसलिए व्यवहार करता है ताकि वो अपनी आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त, अगर वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो उसे हम उपभोक्ता संतुलन के नाम से जानते हैं। इसी चीज को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह दी गई आय बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। अगर किसी वस्तु पर अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं और मिलने वाली जो उपयोगिता है 100 रुपये से ज़्यादा की होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उपभोक्ता। मान लो आप जो है 200 रुपये का आपने मूवी का टिकट खरीदा, मूवी देखने के अंदर गए, अंदर देखने के बाद आपने देखा कि मूवी बहुत फर्स्ट क्लास है, जबरदस्त मूवी, बाहुबली देख के बहुत बढ़िया लगा, क्या टिकट का पैसा वसूल हो गया। मतलब आप संतुलन की स्थिति में। वहीं 200 रुपये की पैसा लगा के भी आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, आप बोर हो गए, क्या क्या थर्ड क्लास, इसका मतलब आपकी उपयोगिता कम मिली है। ठीक, तो अगर पैसा खर्च करने के बाद आपकी संतुष्टि का स्तर ज़्यादा होता है तो हम कहेंगे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। अब जब संतुलन की बात करते हैं, उपयोगिता की बात करते हैं, तो उपयोगिता का मतलब जानना भी जरूरी है। उपयोगिता का मतलब सीधा सा मतलब होता है किसी वस्तु को उपभोग आप करते हैं, अगर उससे आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है तो उसे हम वस्तु की उपयोगिता बोलते हैं। मतलब साफ है कि वह वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता, किसी वस्तु में अगर किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है उससे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपयोगिता बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब मान लीजिए रेड पेन है, एक लाल कलम है, लाल कलम का प्रयोग आपको दिया गया, बेटा जाओ लाल पेन मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, जाके एग्जाम दो। क्या आप एग्जाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लाल कलम उस समय आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा। लाल कलम नहीं, आपके लिए नीला कलम चाहिए, नीला पेन चाहिए जो आपकी आवश्यकता की, मतलब साफ है लाल कलम में इतनी शक्ति नहीं है कि आपकी आवश्यकता को पूरा कर दे, लेकिन नीले पेन में है। तो हर एक वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति के अनुसार बदलती चलती जाती है, इसके लिए हमें उपयोगिता की विशेषताओं को समझना होगा। जब हम उपयोगिता की विशेषताओं को समझते हैं, उपयोगिता को तुष्टिगुण बोलते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा, उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, एकदम गिन नहीं सकते। उपयोगिता मन से संबंधित है, किसी को हो सकता है किसी वस्तु को उपभोग करने से मजा आए, किसी को कम मजा आए, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। उपयोगिता वस्तु की व्यक्तिगत होती है, मतलब एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे आप 3 दोस्त मिलकर गोलगप्पा खाने के लिए गए,
गोलगप्पा का पानी सब कुछ सेम है। एक गोलगप्पा आपने खाया, एक गोलगप्पा अपने दोस्त के साथ, दूसरा वाला आपके तीसरे दोस्त ने कहा। तो यहाँ पर आपको गोलगप्पा खाया, आपने कहा यार कि आप बेकार पानी बना, दूसरा वाला अरे नहीं अच्छा लग रहा है बहुत मजा आ गया, तीसरा बोला कर अरे यार थोड़ा मीठा मिला दो। मतलब तीनों की गोलगप्पा सेम, पानी सेम, मिठाई सेम, सब कुछ सेम, लेकिन आपको मजा नहीं आया, दूसरे वाले को मजा आया, तीसरा वाला के लिए थोड़ा सा और ही मिला। इसका मतलब होता है एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है, राइट। दूसरा है उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है, नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता है, और ये अनुमान लगाया जाता है, ये अनुमान से है कि ठीक है ना, इसको हम सटीक रूप से नहीं माप सकते। लेकिन एक महोदय थे प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता के सिद्धांत के बारे में बताया कि उपयोगिता को हम गणना कर सकते हैं, उपयोगिता को हम माप सकते हैं, जिसको हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जानते हैं। और दूसरा विश्लेषण है क्या चीज, क्रमवाचक विश्लेषण देने वाले थे प्रोफेसर हिस्क एंड एलन, और गणनावाचक विचारधारा देने वाले कौन है, प्रोफेसर मार्शल। याद रखिए प्रोफेसर मार्शल ने यह कहा कि हम किसी भी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से माप सकते हैं। आपने किसी वस्तु को उपभोग करने के क्रम में उसके लिए मुद्रा के रूप में जो कुछ भी व्यय किया, उस व्ययों के आधार पर मुद्रा उपयोगिता, मिलने वाली उपयोगिता को 1 2 3 4 के नंबरों में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम उपयोगिता, इसलिए उन्होंने एक वर्ड दिया यूटिल, कि किसी भी वस्तु में जो भी उपयोगिता प्राप्त होती है उसके मापने के लिए हम यूटिल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब जब उन्होंने उपयोगिता मापने का क्रम बताया, ऐसे में उपयोगिता की दो प्रमुख धारणाएं निकल के आई, एक है सीमांत उपयोगिता और एक है कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्टकट में बोलते हैं MU। यहाँ पर सीमांत शब्द का मतलब होता है एक अतिरिक्त, कि आप जब भी किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उपभोग करते करते अगर एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर लिया तो एक अतिरिक्त उपभोग इकाई में से आपकी जो उपयोगिता प्राप्त होती है, पहले हमने 1 यूनिट का यूज़ किया तो आपको 20 यूनिट उपयोगिता मिली, दूसरे का यूज़ किया तो आपको 35 यूनिट मिली, दोनों का मिला के। तो पहले से 20, दूसरे से दोनों से मिला के 35, यानी कि दूसरे से कितनी मिली, 15 इकाई मिली। तो इसका मतलब एक अतिरिक्त इकाई से अकेले जितनी यूटिलिटी मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। सीमांत उपयोगिता को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, नॉर्मली MU कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है TUN-1। ये सीमांत उपयोगिता, किसी भी वस्तु को लगातार आप यूज करते चले जाएंगे, सेम कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, एक समय 0 होगा उसके बाद माइनस में हो जाए। ऐसे में सीमांत उपयोगिता का ग्राफ ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, कुछ इस तरह से। ध्यान रखना, ग्राफ याद रखना जरूर, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ग्राफ दे रखा है, पूछा जाए कौन सा ग्राफ है, तो आपको पता होना चाहिए। अब कुल उपयोगिता, जो भी वस्तु का यूज आप कर रहे हैं तो उपभोग की सभी इकाइयों का प्रयोग करने से, आपके पास जितने भी इकाइयां हैं सभी इकाइयों का आपने उपभोग कर लिया तो आपको जो भी उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमांत उपयोगिता को आपस में जोड़ देंगे। दैट मीन्स ये सीमांत उपयोगिता दे रखा है, यहाँ से कैलकुलेट करना है हमें कुल उपयोगिता। क्या करना है बेटा, सिंपल, पहले यूनिट पर सीमांत उपयोगिता के ऊपर कुछ नहीं ऐड, क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो ये हो गया 40। दूसरे के लिए 40 और 30 को जोड़ दो 70, तीसरे के लिए तीनों को जोड़ दे, कितना होगा 70 और 20 90। अब तीनों को आपस में जोड़ने के बेटर है क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा, क्रॉस ऐड कर दो, 90 और 10 100, 100 और 0 100, 100 और -10 90। ये हो गया कुल उपयोगिता। ठीक, क्या हो गया, कुल उपयोगिता। और जब कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो ये पहले ऊपर बढ़ता है, फिर एक जगह रुक जाता है, फिर ये नीचे गिरने लगता है, दैट इज TU। ध्यान रखना, जब सीमांत उपयोगिता हमारा 0 होता है उस समय कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होता है, एक चीज को ध्यान रखिएगा। अब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है, यानी कि यहां से यहां तक होता है, ये वाला पोजीशन होता है, तो कुल उपयोगिता उस समय बढ़ती हुई जाती है, कुछ इस तरह से होता है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होता है तब कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होता है, ये वाला पॉइंट। जैसे ही सीमांत उपयोगिता हमारा ऋणात्मक हो जाता है उसी टाइम कुल उपयोगिता हमारा गिरने लगता है। इसका मतलब जब इसके हम संबंध की बात करेंगे, 3 प्रमुख संबंधों की बात करेंगे। क्वेश्चन है, MU जब माइनस में होता है तो TU क्या होता है, कम होता है। जब MU 0 होता है तो TU क्या होता है, स्थिर होता है और सबसे अधिक होता है। जब MU हमारा घटता है लेकिन पॉजिटिव रहता है तब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है। इस चीज संबंधों में इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है।
अब एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम को ध्यान में रखना आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है, और इस नियम को ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री प्रोफेसर एच गोसेन ने कहा था, और ये गोसेन सभी वस्तुओं के ऊपर समान रूप से लागू होता है, इसलिए सार्वमान या सार्वभौमिक नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि गोसेन ने सबसे पहले इस नियम को बताया था, इसके अलावा गोसेन ने एक और नियम बताया था आवश्यकता की संतुष्टि रिलेटेड, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है, दूसरे वाले को गोसेन के द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। गोसेन ने कहा था कि अगर दैनिक जीवन में हम किसी भी वस्तु का लगातार उपयोग करते चले जाते हैं और उसकी इकाई समान रहती है, तो धीरे धीरे मिलने वाली उपयोगिता का क्रम घटता हुआ चला जाता है, इसलिए इसको घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से जानते हैं। अब इस नियम को बाद में प्रोफेसर मार्शल ने अपने शब्दों में व्याख्या किया। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया था कि किसी भी वस्तु की एक समान यानी कि मानक इकाई समरूप होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर लगातार यूज करते चलने जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, आप पहला गोलगप्पा खाएंगे आपको बड़ा मजा आएगा, दूसरा खाएंगे और मजा आएगा, तीसरा खाएंगे मजा आएगा, फिर चौथा खाएंगे थोड़ा सा मजे का लेने का, यानी कि धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा, इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, एक समय ऐसा हो जाएगा मजा आएगा नहीं, फिर क्या होगा, ये बात माइनस में जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु को लगातार यूज करते चले जाएंगे बेटा आप, मिलने वाली उपयोगिता हमारी कम होती है। ये हर एक वस्तु पे लागू होता है, अगर एक ही वस्तु को लगातार यूज करते चले जाएंगे, इसलिए इसको आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम के नाम से जानते हैं, और ये केवल एक वस्तु के उपयोगिता के क्रम में लागू होता है, जब एक ही वस्तु का लगातार यूज करते चले जाते हैं। अब बात यह है सीमांत उपयोगिता कब लागू होती हैं। ये तब लागू होती हैं जब उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां, गुण, धर्म, परिणाम हर प्रकार से एक समान होता है। हमारा प्रयोग लगातार होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग की सभी इकाइयां पर्याप्त आकार में होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आय, रुचि, फैशन, उपभोग प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये उपयोगिता का नियम लागू होगा। अब उसके बाद गोसेन ने एक और नियम प्रतिपादित किया, एक से अधिक वस्तुओं के सेंस में। उनका कहना था कि एक उपभोक्ता विवेकशील होता है तो वो एक ही वस्तु पर लगातार अपना आय व्यय करना नहीं चाहेगा, वो इस प्रकार से अपने आय को बांटना चाहेगा एक से ज़्यादा वस्तुओं में कि सबसे उपयोगिता जो होती है समान रूप से प्राप्त हो। तो इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है, और इसे उपभोक्ता संतुलन का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करते हैं, जो कि मैं आपको आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में आपको समझाने वाला हूं। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया था, समसीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार, कि जब भी एक उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं को इस प्रकार से व्यय करता है कि व्यय की से मिलने वाली इकाइयां, व्यय से मिलने वाली उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता एक समान होती है, बराबर हो जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये है, अब 100 रुपये लेके मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट जाके आपने क्या किया, 100 के 100 रुपये का आपने गोभी खरीद लिया, गोभी की सब्जी खरीद ली। घर में गोभी सब्जी कितनी बार खाएंगे, तो ये तो गलत है, इसमें ह्रासमान सीमांत उपयोगिता लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 100 रुपये को में से आपने क्या किया, 100 रुपये में से 2 केजी आलू खरीद लिया 30 रुपये में, ठीक है। आपने जो है 1 केजी गोभी खरीद लिया, 1 केजी प्याज खरीद लिया, 1 केजी टमाटर खरीद लिया। अपने 100 रुपये को अलग अलग सब्जियों पर अलग अलग प्रकार से आपने खर्च कर दिया, और सभी का यूज़ करने के बाद उपयोगिता आपको अलग अलग लेकिन एक समान प्राप्त हुई। तो इसी को बोलते हैं कि उपभोक्ता हमेशा एक ही जगह व्यय ना करके अलग अलग जगह व्यय करता है। अगर सभी पर व्यय किए गए तुलना में उपयोगिता एक समान लागू होती है तो उपभोक्ता के संतुलन बोलते हैं उसको, और इसी को समसीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। अब आते हैं उपभोक्ता संतुलन। एक उपभोक्ता कम संतुलन में होता है। उपभोक्ता के संतुलन एक वस्तु की स्थिति में जहां पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, और दूसरा होता है दो वस्तु की स्थिति में जहां पर सम सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। सबसे पहले स्थिति, एक वस्तु की स्थिति, एक उपभोक्ता अपनी आय से केवल एक वस्तु को खरीदना चाहता है, केवल अगर उपभोक्ता एक ही वस्तु का प्रयोग करना चाहता है
तो ध्यान रखिएगा, उस केस में एक ही वस्तु पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, घटती सीमांत उपयोगिता, क्योंकि एक वस्तु का यूज करता रहेगा, मिलने वाली उपयोगिता भी घटती रहेगी। अब होता ये क्या, जब अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता बढ़ती जाती है तो यहाँ पर मुद्रा की उपयोगिता हमेशा एक समान, क्योंकि एक यूनिट मुद्रा यूज करने पर आपको जो प्राप्त होगा वो एक समान रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता जितना व्यय कर रहा है और मुद्रा की उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों जब एक समान हो जाता है कि उसके द्वारा की गई मुद्रा व्यय और उसको प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जब दोनों आपस में बराबर, यानी कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत दोनों ही सीमा अपने अपने लेवल पर बराबर हो जाता है, तो उसी स्थिति को उपभोक्ता के संतुलन कहते हैं कि एक उपभोक्ता को वास्तव में क्या मिल गया, अपने व्यय की गई राशि की तुलना में एक समान उपयोगिता की प्राप्ति होती है। और ये तब होता है, देखिए डायग्राम के हिसाब से मैं समझा दूं, यहाँ पर वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता हुआ चला जा रहा है और वस्तु की कीमत की प्रति इकाई उपयोगिता कितनी है, 20-20 यूनिट है। अब जैसे वस्तु को उपभोग करते चले जाते हैं, सीमांत उपयोगिता पहले ज़्यादा मिलता है, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों ही बराबर हो जाती है। उस स्थिति में उपयोगिता का अंतर 0 होता है। इसका मतलब होता है, देखिए ये सीमांत उपयोगिता नीचे और ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो कि एक समान रहता है, वस्तु की प्रति इकाई तो समान रहेगा। तो जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब इस बिंदु को उपभोक्ता ने छू लिया, ये उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति है। यहीं पर उपभोक्ता को उपभोग करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और यहीं पर वस्तु का उपभोग हुआ, इसी को उतना खरीदना चाहिए। ये हो गया मेन पॉइंट। लेकिन हमेशा उपभोक्ता, मैंने भी कहा, अपनी व्यय को एक ही वस्तु, अपनी आय को एक ही जगह पर खर्च नहीं करना चाहता, वो अपनी आय को एक से ज़्यादा वस्तु पर खर्च करना चाहता है। तो ऐसे में जब एक से ज़्यादा वस्तु खर्च करेगा तो क्या होगा, दो वस्तुओं को अलग अलग यूनिट पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमतें हो सकता है अलग अलग हो, दोनों वस्तुओं की हो सकता है उपयोगिता, लेकिन एक ऐसा स्तर आता है कि एक समान आय पर दो वस्तु खरीदने पर उपयोगिता एक समान हो जाती है। जिस जगह पर दोनों समान होता है उसी को हम उपभोक्ता संतुलन की स्थिति के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है, अगर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं को प्रयोग कर रहा है, खरीद रहा है, तो ऐसे में दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए उपभोक्ता संतुलन की। पहला, दोनों वस्तुओं के मामले में सीमांत उपयोगिता का मूल्य अनुपात समान होना चाहिए। मतलब दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान, एक जैसी होनी चाहिए। पहली वस्तु को प्रयोग करें, पहली वस्तु की PX और MUX मतलब कीमत और मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, MUM मतलब पैसे से मिलने वाली उसकी बराबर हो जाता है। दूसरी वस्तु में PY MUY इक्वल टू होता है MUM, ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ये दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ये पहली वस्तु की कीमत। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, मतलब दोनों वस्तु की मात्रा और दोनों वस्तु की मिलने वाली उपयोगिता कीमत के अनुसार जब बराबर हो जाता है, उस स्थिति पर उपभोक्ता संतुलन में हो सकता है। दूसरा, जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु का प्रयोग बढ़ाता चला जाता है तो MU धीरे धीरे मतलब कम होने लगता है। मतलब MU उसकी खपत में वृद्धि के साथ नहीं गिरता है, तो उपभोक्ता केवल उसी वस्तु खरीदेगा, जारी रखेगा जो वास्तव में नहीं होता है, और उपभोक्ता कभी भी संतुलन की स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। मतलब इसलिए उपभोक्ता हमेशा एक स्थिति पर वस्तु खरीदना चाहेगा जहां पर MU कम होता हुआ हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस बिंदु पर देखिए, ये वस्तु X की सीमांत उपयोगिता है, वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता, ये इकाइयाँ हैं। हम इकाइयों को इस ग्राफ में बनाएंगे। एक तरफ वस्तु X का इधर से इधर जाता हुआ है वस्तु Y का, दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दिखा दीजिए। ये सीमांत उपयोगिता 26 से चढ़ रहा है और धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, नीचे। अब जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर होगा, देखिए इस बिंदु पर वस्तु X की कितनी मात्रा खरीदा जा रहा है, 4, वस्तु Y की कितनी मात्रा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर X की 4 यूनिट और Y की 3 यूनिट अगर उपभोक्ता खरीदता है तो उपभोक्ता यहाँ पर अपनी आय के बराबर समान संतुष्टि प्राप्त करेगा, राइट। यही होता है दो वस्तु की स्थिति में। तो जब उपभोक्ता के संतुलन को समझ लेते हैं, अब हम बात आएंगे दूसरे नियम पे। दूसरा नियम जो कि प्रोफेसर एलन और हिस का दिया हुआ नियम है, और उन्होंने साफ कहा कि
मनुष्य के द्वारा प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कभी माप ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग प्रकार की होती है। माप भले ही ना सके, उन्होंने कहा तो हम उपयोगिता को क्रम, मतलब देखा किसी वस्तु को वो किया तो अधिक उपयोगिता मिली, किसी से कम मिली, किसी के मीडियम मिली, मतलब हम एक क्रम से दे सकते हैं, मतलब उसको यूटिल से नहीं क्रमवार रूप से रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र विश्लेषण वाली थ्योरी दी। उनके अनुसार वस्तु का उपभोग होता रहेगा, लेकिन उसको क्रमवार रूप से हम उसको एनालाइज करेंगे। एलन और हिस का ये विचार था। तो जब उदासीनता वक्र थ्योरी उन्होंने दिया, तो उदासीनता वक्र क्या होता है ये भी जानना है। उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जहां पर प्रत्येक बिंदु दी गई वस्तुओं को ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि एक उपभोक्ता एक समय में दो वस्तु का अगर प्रयोग करता है, ऐसे में दो वस्तुओं की कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के विभिन्न संयोग बनते हैं, और वो किसी भी संयोग पर उस वस्तु का उपभोग करता है तो एक समान संतुष्टि ही प्राप्त होती है, जिसे उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। अगर उसको वक्र के रूप में यानी कि ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है तो, क्योंकि उपभोक्ता का हर एक बिंदु एक समान संतुष्टि वाला होता है, इसलिए सम संतुष्टि वक्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अब दूसरा उदासीनता वक्र अनुसूची। मान लीजिए एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का प्रयोग, वस्तु x जो कि क्या है पेन है, वस्तु y जो कि क्या है पेंसिल है। पेन की कीमत ज़्यादा होती है, पेंसिल की कम। तो ऐसे में अगर पेन एक इकाई प्रयोग करते हैं तो पेंसिल होगा 20, पेन का 2, पेंसिल होगा 24। धीरे धीरे x की इकाई बढ़ेगा तो y की इकाई कम होता चलेगा, और इसको वक्र के रूप में दर्शाएंगे तो नीचे के गिरते हुए उल्टी दिशा में भगता हुआ नजर आएगा। इसी को उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, उदासीनता वक्र कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि दो वस्तु का प्रयोग करना यहाँ पर कंपलसरी है और ये क्रम में ही होता है। उदासीनता मानचित्र। अब एक ही उपभोक्ता के प्रयोग के कई सारे उदासीनता वक्र बनते हैं। तो जब एक ही उपभोक्ता के कई सारे उदासीनता वक्र को किसी एक चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो एक साथ कई सारे उदासीनता वक्र बन जाते हैं। अब जब कई सारे उदासीनता वक्र को एक साथ दर्शाया जाता है जो उदासीन संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दर्शाते हैं तो उसे उदासीनता मानचित्र के नाम से जाना जाता है। उदासीनता वक्र हमेशा ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं से दाएं, नीचे गिरता हुआ होता है। ये हमेशा उल्टी दिशा में जाता हुआ उनकी उन्नतता दर होता है मूल दिशा। दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, भले पैरेलल ना हो, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। और उदासीनता वक्र जितना ही ऊपर बनेगा संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ज्यादा होता है। ध्यान में रखना आपको। अब एक टर्म आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सीयूटी में। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग करना, जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयों के साथ बदलने को तैयार, मतलब जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करेगा तो जिस दर पर यह बदलाव होगा उसे सीमांत प्रतिस्थापन यानी कि MRS बोलेंगे। एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन वाई की वह मात्रा होगी जो एक्स की अतिरिक्त इकाई के बदले में घटाई जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है, सीमित साधन होते हैं, एक साथ हम सभी वस्तुओं का लगातार प्रयोग नहीं बढ़ा सकते। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम करेगा। ऐसे में MRS का फार्मूला होता है वस्तु x की मात्रा में होने वाली कमी बट्टे वस्तु x की मात्रा में होने वाली वृद्धि। अब इसके बाद पॉइंट आता है कीमत रेखा, या जिसको बजट रेखा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक उपभोक्ता हमेशा सोच समझ के निर्णय लेता है क्या खरीदना है, कितना खरीदना है। उसके लिए सबसे पहला वो क्या देखता है कि उसकी आय कितनी है। आय के बाद क्या देखता है, वस्तु की वर्तमान कीमत कितनी है। तो अपनी आय को विभिन्न दो वस्तुओं की कीमतों के आधार पर इस प्रकार से व्यवस्था करता है कि कई सारे संयोग बन जाते हैं। सभी संयोगों को जब उसको वक्र के रूप में इस तरह से दर्शाया जाता है, एक सीधी रेखा बनती है और इसी रेखा को हम बजट लाइन यानी कि कीमत रेखा के नाम से जानते हैं। और जब जितने भी संयोग बन के तैयार होते हैं सभी संयोगों को जब टेबल के रूप में यानी कि ये हो गया वस्तु x, वस्तु y, और ये हो गया 10, और ये हो गया 0, ये हो गया 8, 2, जब इस प्रकार से विभिन्न पूरे संयोग को एक वक्र के रूप टेबल के रूप में दर्शाते हैं तो सभी संयोगों को हम बजट सेट के नाम से जानते हैं। वहीं पर बजट रेखा का समीकरण बन के तैयार होता है। m = वस्तु x की मात्रा वस्तु x की कीमत, वस्तु y की मात्रा वस्तु y की कीमत। इन दोनों के आधार पर जो भी हमारा संयोग बनेगा उसी को हम बजट रेखा के नाम से जानते हैं। क्या बजट रेखा में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल।
बजट रेखा में दो कारणों से परिवर्तन हो सकता है। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई, मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, बजट रेखा यहाँ पर, अब दोनों वस्तु की ज़्यादा यूनिट खरीदेगा तो बस ऊपर रेखा ऊपर। अगर केवल वस्तु की कीमतें पर, मान लो एक ही वस्तु की कीमत बदल रहा है, ये हो गया वाई उधर एक्स, ये बजट रेखा, वस्तु की एक्स की कीमत कम हो गई तो बजट रेखा थोड़ा सा आगे की ओर एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए वस्तु वाई की कीमत में कमी आ गई तो ये वाई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है बजट रेखा में परिवर्तन संभव है दो कारणों से, एक अगर आय में परिवर्तन होता है, दूसरा अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। तो अब उदासीनता वक्र तो समझ में आ गया, लेकिन समझना यह है क्या उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को दर्शा सकते हैं, तो आंसर होगा बिल्कुल हाँ। एक उपभोक्ता हमेशा अपनी आय के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है और वो चाहता है कि उसका बजट रेखा कुछ इस प्रकार से बने जिससे उदासीनता वक्र ऊपर, बहुत ऊपर की ओर बने, मतलब ऊंचे से ऊंचे स्तर पर अपने उदासीनता वक्र को वो पहुंचाना चाहता है। तो जब जितना ऊंचा उदासीनता वक्र रहेगा संतुष्टि का स्तर भी उतना ज़्यादा। ऐसे में जब उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे, उदासीनता वक्र के अनुसार संतुलन की दो प्रमुख शर्तें हैं। नंबर एक, जब उदासीनता वक्र बनाते हैं एक ऐसा बिंदु जहां पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को यानी कि बजट रेखा को स्पर्श करेगा, जैसे बिंदु ए पर, तो उपभोक्ता का संतुलन होगा। साथ ही साथ एक दूसरी शर्त भी होती है कि एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां पर उदासीनता वक्र MRS यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर हमारा क्या होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए, और बिंदु स्थिर होना चाहिए, मतलब उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत। देखिए यहाँ पर बिंदु के पर तो मिल तो रहे, लेकिन के से वापस बैक मार रहा है ओ की ओर, लेकिन एक ऐसा स्तर होना चाहिए मूल बिंदु उल्टी दिशा में भागता हुआ, तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका यूनिट 2 का पार्ट 1, जहां पर मैंने आपको उपयोगिता और उपभोक्ता संतुलन के विभिन्न बिंदुओं को विस्तार से समझाया। आपको थ्योरी अच्छे से जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल एमसीक्यूज होता है, टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, वो कहीं से भी रेज हो सकता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से एमसीक्यूज का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ध्यान में ये रखना पड़ेगा, हम गलत तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक गलत मार्क्स आपका एक नंबर कम कर देगा जो अपने मेहनत से अचीव किया है। तो आपको इसी तरह से कंप्लीट कंटेंट जानने के लिए, कंप्लीट कोर्स को पता करने के लिए सब्सक्राइब करना होगा द इकोनॉमिक्स गुरु को, और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। कोई भी पर्सनल डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।